नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों की तलाश में एक पोस्टर जारी किया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ा हुआ यह मामला, आतंकियों की तलाश में पोस्टर्स लगाए गए। साउथ कश्मीर में पुलिस ने एक पोस्टर लगाए, 3 आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी। आतंकियों की तलाश में इस वक्त एक पोस्टर्स लगाए गए हैं और आप इन पोस्टर को देख सकते हैं। इन आतंकियों का पता जो भी बताएगा उसे 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि 20 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। तो आतंकियों की तलाश में ये पोस्टर 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था जिसमें ये आतंकी शामिल थे। इस पोस्टर पर नंबर्स लिखे हुए हैं। इस नंबर पर अगर आप फोन कर सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं तो आप 20 लाख रुपए के इनाम के हकदार होंगे। जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जगह जगह पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आतंकियों की ये पोस्टर है, लाल घेरे में आप देख पा रहे होंगे, उनकी तस्वीर लगाई गई है और इन्हीं आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार भारत सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। और इसी बीच ये पोस्टर्स लगाए गए। कश्मीर में आतंकियों के पोस्टर चिपकाए गए जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कश्मीर से ये तस्वीर सामने आई है जहां आप देख पा रहे होंगे जगह जगह पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ शब्दों में लिखा है कि जो भी इन लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देगा या इन्हें ढूंढ निकालेगा उन्हें 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो सूचना देने वालों को 20 लाख का इनाम है। कश्मीर में चिपकाए गए हैं आतंकियों के पोस्टर। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में ये ही आतंकी शामिल थे जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है और इसी बाबत सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। पुलिस विभाग की तरफ से ये पहल की गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी पोस्टर की जो जम्मू कश्मीर के जगह जगह गली मोहल्लों में लगाई गई है ताकि जिन्हें भी इनके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी मिले या उन्हें कोई भी आतंकी नजर आए तो वो आसानी से नंबर्स पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित करते हुए आतंक के आकाओं को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है और इसीलिए भारत ने आतंक के ये मुख्यालय उजाड़ दिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहन और बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का क्या अंजाम होता है। क्यों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है, हमारी घोषित नीति रही है।
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। और देखिए, राष्ट्र के नाम पीएम मोदी के संबोधन के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दे डाला है। जायसवाल ने कहा है कि आतंकिस्तान को पीएम मोदी की सीधी चेतावनी के बाद देश की 140 करोड़ जनता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। पीएम मोदी के संबोधन से सेना का हौसला भी बुलंद हुआ है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि पूरा देश ये चाहता है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे निर्णायक नेता की भूमिका में हो, क्योंकि आज पूरी दुनिया में आतंकियों को समाप्त कर सिर्फ पीएम मोदी ही शांति का सबसे बड़ा संदेश दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान को और पूरे दुनिया को बताया कि ये सीज फायर है, युद्ध स्थगित हुआ है। अगर किसी तरह का आतंकवादी घटना पाकिस्तान के धरती से आकर हिंदुस्तान में होता है तो इसके लिए वहां का सरकार भी जिम्मेवार होगा और हम टॉक एंड टेरर एक साथ सहन नहीं करेंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा और अगर गोली की बात आएगी तो हिंदुस्तान का गोला पूरे पाकिस्तान का सर्वनाश करने का काम करेगा। ये मोदी जी ने कल देशवासियों से कमिटमेंट किया है। 140 करोड़ जनता कल मोदी जी के बात को सुनकर और अपना हौसला अफजाई सेना का जो उन्होंने किया है, आज पूरा देश का जनता मोदी जी पर गर्व करता है कि काश मोदी जी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा और निर्णायक भूमिका में हो। ये हम लोग चाहते हैं कि आज पूरे दुनिया में अगर शांति का संदेश कोई दे सकता है आतंकवादियों को समाप्त करके, तो वो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो जम्मू में तैनात एक और जवान शहीद। आर्मी के जवान रामबाबू सिंह शहीद हो गए। सिवान के रहने वाले थे रामबाबू सिंह, वसीलपुर के रहने वाले थे रामबाबू, और आज उनका पार्थिव शरीर गांव लाया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू में तैनात एक और जवान शहीद हो गए हैं। आर्मी के जवान रामबाबू सिंह के शहीद होने की खबर है और ये भी बिहार के ही हैं। सिवान के रहने वाले थे रामबाबू सिंह, वसीलपुर के रहने वाले थे रामबाबू। आज उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामबाबू की ये तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिवान के रहने वाले थे रामबाबू सिंह, वसीलपुर के रहने वाले थे रामबाबू, और आज उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, आज छपरा जाकर बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलेंगे सीएम नीतीश। पीड़ित परिवार को बधाएंगे ढाढ़स, परिजनों को 21 लाख रुपए का चेक भी सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी के दौरान बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, आज छपरा जाकर बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश। पीड़ित परिवार को बधाएंगे ढाढ़स, परिजनों को सौंपेंगे 21 लाख रुपए का चेक। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी के दौरान बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए हैं और आज उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचेंगे और साथ ही साथ 21 लाख रुपए का चेक भी परिजनों को सौंपा जाएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छपरा दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और आज सीएम नीतीश शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या तैयारियां वहां पर की गई है। छपरा में यह हेलीपैड बनाया गया है जहां पर सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहीं से वो शहीद के घर पहुंचेंगे और वहां पर उनके परिजनों से उनकी मुलाकात होगी। 21 लाख रुपए का चेक भी उन्हें सौंपा जाएगा। और देखिए, देश भर में आज बीजेपी यात्रा तिरंगा निकालेगी और 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। बीजेपी इस अभियान के जरिए जनता को ये बताएगी कि
कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित बाहर निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया है। इस यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, विनोद तावड़े, तरुण चुग जैसे नेताओं को सौंपी गई है। और इधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी आज से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी ने वृहद और बड़ी तैयारी कर रखी है। कल पटना में बीजेपी के नेता तिरंगा यात्रा निकालेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य को लोगों को बताएंगे। कल से 7 दिनों तक तिरंगा यात्रा जिला मुख्यालय से प्रखंड स्तर पर निकलने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है। आम जनता की तरफ से निकलेगा। देश की जनता जो हमने ऑपरेशन सिंदूर का सफल कार्रवाई किया है, आतंकवादियों के ठिकाने को निस्नाबूद करके, आतंकवादियों को मार गिरा करके, तो इसके लिए सफल आयोजन जो हमारा हुआ है, इसके लिए आम जनता तिरंगा यात्रा निकालेगी और इसमें कोई किसी भी दल का झंडा नहीं रहेगा। ये तिरंगा रहेगा हमारा और तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, इसके लिए हम लोग सेना और प्रधानमंत्री जी को तिरंगा यात्रा निकालकर बधाई देंगे। काम में 5 बजे पटना में निकलेगा और 14 तारीख को यहां पटना में, 15 तारीख को सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकलेगा और 16 से लेके आने वाले 1 सप्ताह तक जिला और प्रखंड स्तर पर भी ऑपरेशन सिंदूर के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना जिंदाबाद, मोदी जी हम लोग के जो है मजबूत नेता हैं, इस बात का हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से गांव घर में भी मैसेज देने का। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचने वाले हैं। जगदीशपुर के मुखेरिया गांव में सीएम का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से संवाद करेंगे और साथ ही महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार जिले में 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम के स्वागत को लेकर कई तरह की तैयारियां कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर में सीएम का कार्यक्रम निर्धारित है। अब से थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे। फिर यहां से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के समापन समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद सीएम कार्यक्रम स्थल के लिए जगदीशपुर रवाना हो जाएंगे। जगदीशपुर के खीरी बांध पंचायत अंतर्गत मुखेरिया गांव में जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे और महिलाओं से अलग से बात करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री शहर के समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जिले में चल रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले वासियों को इस दौरान बड़ी सौगात देने वाले हैं। जिले में 208 करोड़ 65 लाख 25 हजार रुपयों की राशि से 32 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। तो सीएम भागलपुर में कुल 48 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, भागलपुर में खेलो इंडिया के तहत सैंडिस कंपाउंड के इंडोर स्टेडियम में आज बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल है। फाइनल टूर्नामेंट को देखने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बिहार के कई मंत्री भी वहां रहेंगे। सीएम यहां 80 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फाइनल मैच देखने के लिए सीएम नीतीश यहां सैंडिस कंपाउंड पहुंचेंगे, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहा है। अगर आपको याद हो तो उद्घाटन समारोह में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और आज है समापन का दिन। और आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ इस समारोह में शामिल होंगे बल्कि खेल का भी लुत्फ उठाएंगे। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए ने बिहार में एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी भी ऐसी जो न सिर्फ एनडीए को मजबूत करेगी बल्कि एनडीए के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जोड़ेगी भी, जो इसके पहले एनडीए में कभी भी नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। – 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीतकर सरकार तो बना ली थी, पर वो जीत आसान नहीं थी।
बहुमत का आंकड़ा छूने में एनडीए के पसीने छूटने लगे थे, तब कई तरह के आरोप लगे। सबसे बड़ी समस्या ये सामने आई थी कि ऊपर ऊपर गठबंधन तो दिख रहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का आपसी तालमेल बेहतर नहीं हो पाया। अब एनडीए वो गलती दोहराना नहीं चाहता है। पिछली बार से सबक लेकर इस बार एनडीए ने पहले तो जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया, जिसका बड़ा फायदा मिला है। अब हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसका मकसद है जमीनी स्तर पर एनडीए कार्यकर्ताओं का तालमेल बेहतर से बेहतर करना। ये 15 जुलाई के बाद अन्य कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें यात्रा, रैली और ये बहुत सारे कार्यक्रम जो चुनाव को लेकर होता है वो 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा। मतलब एनडीए के तमाम नेताओं के कार्यकर्ता, तमाम नेताओं का और केंद्रीय नेताओं का भी इसमें जो है सहभागिता रहेगा। एनडीए के नेता अब समझ चुके हैं कि जब तक कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पर आपसी तालमेल बेहतर नहीं होगा, तब तक एनडीए का परिणाम चुनाव में बेहतर नहीं होगा। यही नहीं, इस तरह के सम्मेलन से गठबंधन की कमियां भी उजागर होंगी, जिसे चुनाव से पहले सुधारा जा सकेगा। जनतांत्रिक गठबंधन जो पटना से लेकर दिल्ली तक है, सत्ता पर हम लगातार कायम हैं। हम अपने उपलब्धियों के लिए और सांगठनिक समन्वय के लिए एनडीए गठबंधन ने जिले स्तर पर रैली की। अब प्रखंड स्तर पर एक साथ पूरे बिहार में पूरी कार्य योजना बन रही है, हम लोग बैठक करेंगे। जाहिर है एनडीए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। पहले पांचों प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर एकजुटता का संदेश दिया और अब बूथ स्तर तक एकजुट एनडीए की रणनीति पर तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। देखना ये होगा कि विरोधी गठबंधन एनडीए की इस तैयारी का सामना कैसे करता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। उमंग ऐप पर आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। 15 फरवरी और 1 मार्च के बीच ये सीबीएसई की परीक्षा चली थी। 10वीं की परीक्षा 44 लाख छात्रों ने दी। 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है। 15 फरवरी 4 अप्रैल तक ये सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा हुई थी, यानी कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को रिजल्ट का इंतजार था और आखिरकार वो रिजल्ट का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। 15 फरवरी से 1 मार्च तक परीक्षा चली। अगर 12वीं की परीक्षाओं की बात करें तो, अगर 10वीं की बात करें तो 10वीं का भी रिजल्ट आज जारी हो जाएगा। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 44 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। उमंग ऐप पर आप रिजल्ट को देख सकते हैं। उमंग एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में और इस पर जाकर आप अपने रिजल्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो आज या कल में ये रिजल्ट जारी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं या 12वीं का रिजल्ट आज या कल में किसी भी वक्त जारी हो सकता है। बढ़ते आगे, सहरसा से बड़ी खबर आ रही है। जमीन विवाद में बुजुर्ग को गोली मारी। इटहरी थाना के जमाल नगर की यह घटना है। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सहरसा में इटहरी थाना की जमाल नगर की यह घटना है, जहां घायल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पश्चिम साइड उसका घर है, पूरब साइड मेरा घर है। हमरे जमीन में गोबर रख दिया। उसके बाद मेरा पिताजी बोला उसको, उस पर वो गाली गलौज करने के बाद जो है मारपीट चालू करने लगा। उसके बाद गोली फायर करने लगा। 4-5 फायरिंग किया, उसमें 3-4 गोली जो है मेरे पिताजी को लगा। तो जो गोली लगी है उनको सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। और गोली लगने का जो कारण है, ये पुराना जो है अब एक दूसरे का विवाद है एक दूसरे के साथ, और इसी में गोली लगी है। अभी इस संबंध में हम लोग जो है घटनास्थल को भी प्रिजर्व किए हैं, एफएसएल की टीम को भी बुलाए हैं हम लोग, और घटना के बारे में जो है विस्तृत जानकारी। और इधर बक्सर के चौसा में बन रहे 1320 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट में अगले महीने से बिजली उत्पादन शुरू हो सकता है। प्रोजेक्ट के काम की प्रगति को लेकर बक्सर डीएम अंशुल वहां पर पहुंचे और अंशुल अग्रवाल ने तमाम पदाधिकारी के साथ पावर स्टेशन का दौरा किया और समीक्षा भी की है।
ये अंतिम चरणों में अब इसका निर्माण कार्य है। जो भी छोटी मोटी समस्या यहाँ की प्रशासन को आ रही है उसका त्वरित निवारण निकाला जाए और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उम्मीद रखते हैं कि अगले 1-1.5 महीने में इसका निर्माण कार्य पहली यूनिट का प्रारंभ हो जाए और ये बक्सर जिले के लिए भी और पूरे बिहार राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।